हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू आईडी इन्फ्यूजन बाय ट्रायम्फ एकेडमी। आज हम करने वाले हैं आपका सब्जेक्ट एसईसी स्किल एनहेंसमेंट कोर्स का सब्जेक्ट पॉलिटिकल लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन का यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 5 तक करने वाले हैं। आज ख़त्म इस वन शॉट वीडियो के अंदर। करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और जिसको भी नोट्स परचेज करने हैं फॉर द ₹99 ओनली, टेलीग्राम का नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर परचेस कर सकते हैं। करते हैं आज की वीडियो के स्टार्ट बिना किसी देरी के। सबसे पहले समझते हैं पॉलिटिकल कम्युनिकेशन होता क्या है। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन पूरा प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप शेयर करते हो या तो एक्सचेंज करते हो इन्फॉर्मेशन, किस चीज़ से रिलेटेड, या तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड या फिर गवर्नेंस से रिलेटेड। ठीक है ना, ये इसके अंदर सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है कि किस तरीके से पॉलिटिकल लीडर या फिर पॉलिटिकल पार्टी या फिर गवर्नमेंट, मीडिया या फिर सिटीज़न आपस में पॉलिटिकल मैटर्स जितने भी होते हैं उसके बारे में कम्युनिकेट कैसे करते हैं। ठीक है ना, पॉलिटिकल मैटर्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि इलेक्शन के बारे में, पॉलिसीज़ के बारे में, लॉस के बारे में, गवर्नेंस के बारे में। तो सिंपल वर्ड के अंदर समझा जाए तो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एक वे है पॉलिटिकल आइडियाज़, मैसेजेस और इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। ठीक है ना, किस किस के बीच में शेयर होती हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन, पॉलिटिशियंस जितने भी होते हैं और पब्लिक जितनी भी होती है। तो पॉलिटिशियंस और पब्लिक के बीच में कम्युनिकेशन का सोर्स जो होता है वो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन कहलाया जाता है। अब कौन कौन पार्टिसिपेंट होते हैं हमारे पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के अंदर। सबसे पहले आता है पॉलिटिकल लीडर्स और पार्टीज़। ये किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, ये स्पीचेस देते हैं आकर। ठीक है ना, इनके मैनिफेस्टोज होते हैं, ये एडवर्टीजमेंट करते हैं अपनी पार्टीज़ का, सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हैं। तो इस तरीके से पॉलिटिकल लीडर एंड पार्टीज़ कम्युनिकेट करते हैं। फिर आते हैं उसके बाद जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या फिर इंस्टीट्यूशन होते हैं, ये किन चीज़ों के बारे में कम्युनिकेट करते हैं, जो भी लॉ बना है, जो भी पॉलिसीज़ चेंज हुई है, या फिर जो भी पब्लिक सर्विस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, ये गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड इंस्टीट्यूशन वो शेयर करते हैं। फिर तीसरा आता है मीडिया। अब मीडिया तीनों टाइप की हो सकती है आपकी, प्रिंट मीडिया भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी और डिजिटल मीडिया भी। अब ये जो मीडिया है ये ब्रिज का काम करती है किन लोगों के बीच में, गवर्नमेंट और पीपल के बीच में जो ब्रिज है ना वो कौन है, हमारा मीडिया है। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट की बात पब्लिक तक मीडिया के थ्रू ही पहुँचाई जाती है। फिर आते हैं फोर्थ, सिटीज़न वोटर। ये जो है पॉलिटिकल मैसेज सुनने के बाद क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है ना, किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे, या तो ये वोट डालेंगे, या फिर आपस में डिस्कशन करेंगे, या फिर किसी लॉ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे, या फिर सोशल मीडिया पर जो भी इनको लगता है ठीक या गलत वो चीज़ पोस्ट करेंगे। फिर आता है प्रेशर ग्रुप्स एंड एक्टिविस्ट। ये जो है पब्लिक के ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है ना, ताकि जो पॉलिटिकल डिसीजन लिया गया है वो चीज़ें चेंज की जाएँ, उस वजह से प्रेशर ग्रुप एंड एक्टिविस्ट बनाए जाते हैं। अब नेचर क्या होता है हमारा पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का, तो नेचर का मतलब होता है कि पॉलिटिकल कम्युनिकेशन किस तरीके से काम करती है, और मतलब इसके थ्रू हम क्या चीज़ अचीव करना चाहते हैं। तो सबसे पहले नेचर आ गया कि क्या है, परसुएसिव है नेचर के अंदर। ठीक है, परसुएसिव का मतलब क्या होगा, इट एम्स टू इन्फ्लुएंस पीपल थिंकिंग एंड बिहेवियर, यानी कि ये लोगों की सोच और बिहेवियर चेंज करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। जैसे कि आपको पर्टिकुलर पार्टी के लिए वोट करवाना है तो आप लोगों का माइंड चेंज करेंगे अपने पॉलिटिकल कम्युनिकेशन करके कि ये पार्टी अच्छी है और ये पार्टी अच्छी नहीं है। ठीक है, फिर आता है ये स्ट्रेटेजिक होती है और प्लान होती है। जितने भी मैसेजेस होते हैं, स्पीचेस वगैरह होती हैं, वो केयरफुली डिज़ाइन की गई होती हैं। ठीक है ना, जितने भी, क्योंकि वो पॉलिटिकल गोल्स जो हैं जैसे कि विनिंग इलेक्शन या फिर गेनिंग सपोर्ट गेन करने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए, ये जो है बहुत प्लानिंग से पॉलिटिकल कम्युनिकेशन की जाती हैं। ठीक है, ताकि जो है लोग इन्फ्लुएंस हो जाएं उस चीज़ से। फिर होती है सिंबॉलिक कम्युनिकेशन। अब इसके अंदर फ्लैग्स का इस्तेमाल किया जाता है, स्लोगन का इस्तेमाल किया जाता है, जेस्चर्स का इस्तेमाल किया जाता है, और बहुत सारे नेशनल सिंबल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि पब्लिक के बीच में वो इमोशनल कनेक्शन बिठा सकें पॉलिटिशियंस। और ये क्या है, ये टू वे प्रोसेस है, यानी कि ये सिर्फ लीडर पीपल्स को ही बात नहीं बोल रहे स्पीचेस के थ्रू, बट जो सिटीज़न है वो भी अपने व्यूज़ एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो भी अपने ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते हैं। फिर आती है ये कॉन्टेक्स्ट बेस्ड है, यानी कि पॉलिटिकल कम्युनिकेशन जो है सिचुएशन पे बेस्ड होती है, पॉलिटिकल क्लाइमेट पर बेस्ड होती है, और साथ साथ ऑडियंस पर भी बेस्ड होती है। सिक्स्थ आता है मीडिया ड्रिवन होती है। ये स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस होती है कि किस तरीके से मीडिया जो है सारे इवेंट को, स्पीचेस को, कैंपेन्स को किस तरीके से कवर कर रही है, उस हिसाब से ये जो है कम्युनिकेट की जाएगी। इमोशनल एंड लॉजिकल अपील होती है, यानी जो पॉलिटिशियंस हैं वो दोनों टाइप की चीज़ें यूज़ करते हैं, यानी इमोशनल स्टोरीज़ का भी इस्तेमाल करेंगे और साथ साथ लॉजिकल फैक्ट्स का भी इस्तेमाल करेंगे, ताकि लोग जो है उनकी बातों से कन्विंस हो जाएं। ठीक है, अब स्कोप क्या है हमारी पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का। स्कोप जो हमें ये बताता है कि
कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी पॉलिटिकल कम्युनिकेशन और कहाँ कहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले आता है इलेक्शन कैंपेन्स के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। पॉलिटिकल पार्टी क्या करती हैं, पोस्टर्स बनाती हैं, स्लोगन्स बनाती हैं, अपने रैलीज निकालती हैं, डिबेट्स करती हैं और सोशल मीडिया पर क्या नाम है पोस्ट करती हैं ताकि पब्लिक का सपोर्ट उनकी तरफ आ जाए। फिर पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग करती हैं, यानी कि पेड प्रमोशन चलवाती हैं अपने टीवी के ऊपर, न्यूज़पेपर के ऊपर और इंटरनेट के ऊपर, ताकि जो है उस पार्टी की पॉजिटिव इमेज बने लोगों की नज़रों में। फिर आता है गवर्नमेंट कम्युनिकेशन। गवर्नमेंट जो है पब्लिक को अपनी स्कीम्स के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए, वेलफेयर प्रोग्राम्स के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए, एमरजेंसीज़ के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल करती है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का। फिर होता है फोर्थ पब्लिक ओपिनियन फॉर्मेशन, यानी कि ये हमें हेल्प करती है कि किस तरीके से लोग सोचते हैं किसी पर्टिकुलर लीडर के बारे में, पॉलिसी के बारे में या फिर पॉलिटिकल इशू के बारे में, मतलब किसी इंसान के बारे में या फिर पॉलिसी के बारे में, पॉलिटिकल इशू के बारे में लोगों की सोच चेंज करवाने में पॉलिटिकल कम्युनिकेशन हमारी काम आती है। फिर मीडिया का भी इसके अंदर बहुत बड़ा रोल होता है, जैसे न्यूज़पेपर हो गया, टेलीविज़न हो गया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गया। इनके थ्रू जो है मोस्टली पॉलिटिकल न्यूज़ और व्यूज़ प्रोवाइड किए जाते हैं। फिर आ गया सिविक पार्टिसिपेशन, यानी कि ये इनकरेज करती है लोगों को वोट करने के लिए, प्रोटेस्ट ज्वाइन करने के लिए, रैलीज अटेंड करने के लिए और जितने भी पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस करने के लिए। फिर आता है सेवंथ प्रोपेगेंडा एंड मिस इन्फॉर्मेशन। कभी कभी पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का गलत इस्तेमाल भी किया जाता है, इसका मिसयूज़ भी किया जाता है फॉल्स इन्फॉर्मेशन यानी कि झूठी इन्फॉर्मेशन या फिर मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए, ताकि वो जो है उनकी ये झूठी इन्फॉर्मेशन लोगों को इन्फ्लुएंस करे अनफेयरली। ठीक है। फिर अब एवोल्यूशन और ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ हमारी पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन क्या हुई है, टाइम टू टाइम चेंज होती गई है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आती गई, मीडिया आती गई और सोसाइटी की नीड भी चेंज होती गई। तो उस हिसाब से जो है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का एवोल्यूशन होता रहा और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन हमारी चेंज होती रही। अब सबसे पहला आता है इसके अंदर ट्रेडिशनल पीरियड, ये है 20th सेंचुरी से पहले तक की बात करते हैं हम। तो इस टाइम पर क्या था, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन जो की जाती थी ना, तो बस स्पीचेस दी जाती थी या फिर हैंड रिटन लेटर्स प्रोवाइड किए जाते थे या फिर न्यूज़पेपर के थ्रू पॉलिटिकल कम्युनिकेशन की जाती थी। तो इस टाइम पर जो ये कम्युनिकेशन होती थी वो बहुत ज़्यादा स्लो थी और लिमिटेड थी, कि लिमिटेड यानी उन लोगों तक के लिए थी जो कि सिर्फ एजुकेटेड थे या फिर जो इलाइट पीपल थे, वीआईपी क्लास के पीपल थे, उन लोगों को ही ये एजुकेशन, ये कम्युनिकेशन उन लोगों तक ही पहुंच पाती थी, बाकी जनरल पब्लिक तक ये चीज़ें नहीं पहुंच पाती थी। फिर आया मास मीडिया एरा, जो कि आया 20th सेंचुरी। अब उसके बाद क्या हुआ, रेडियो और टेलीविज़न का इन्वेंशन हुआ। अब जो पॉलिटिकल मैसेज हैं वो लार्ज ऑडियंस तक भी पहुंचने लगे, जैसे लीडर्स हो गए नेहरू या फिर गांधी जी, इन लोगों ने रेडियो स्पीचेस का इस्तेमाल करा, ठीक है, ताकि लोगों से कनेक्ट कर पाएँ। और न्यूज़पेपर ने भी इस टाइम पर बड़ा रोल प्ले करा था पब्लिक के ओपिनियन को चेंज करने के लिए। फिर आया मॉडर्न पीरियड 1990 से लेकर अर्ली 2000 तक। अब इसके बाद क्या हुआ, 24 आवर न्यूज़ चैनल हमारा आ गया और लाइव पॉलिटिकल डिबेट्स टीवी पर होने लगी। जितने भी पॉलिटिकल कंसल्टेंट थे और जितने भी मीडिया मैनेजर थे, ये लोग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन गए और पब्लिक रिलेशन और इमेज बिल्डिंग जो है पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का इसके बाद से पार्ट बनना शुरू हो गया। फिर आया हमारा डिजिटल एंड सोशल मीडिया एरा, जो कि 2000 से लेकर अब तक चल रहा है। इसके अंदर जो है यूथ शिफ्ट हो गया इस इंटरनेट की तरफ, यानी सब लोग कहाँ शिफ्ट होने लगे, अब इंटरनेट की तरफ, स्मार्टफोन की तरफ। और जैसे प्लेटफॉर्म हो गई यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर जो कि अब एक्स बन चुका है, इंस्टाग्राम, तो इन जगहों पर क्या हो गया, लोग शिफ्ट होने लगे न्यूज़पेपर से हटकर। अब पॉलिटिशियन जो है डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं पब्लिक से, ठीक है, लाइव वीडियो डाल दी उन्होंने, पोस्ट डाल दी कुछ या फिर ट्वीट कर दिया कुछ, और हैशटैग का इस्तेमाल करते हैं, मीम्स बनाने लगे आज तो पॉलिटिकल लीडर भी, ठीक है, जो उनके सोशल मीडिया मैनेजर्स होते हैं। अब हर किसी के चैनल पे आपको पेजेस पे मीम दिख जाएंगे और वायरल कंटेंट का यूज़ करने लगे ताकि पॉलिटिकल मैसेजिंग की जा सके। और बट स्टिल जो है आज के टाइम में भी चैलेंजेस हैं, जैसे कि फ़ेक न्यूज़ बहुत आसानी से फैल जाती है, साइबर बुलिंग होने लगती है, ऑनलाइन मैनिपुलेशन होने लगती है। ये सारी चीज़ें भी टाइम टू टाइम ये प्रॉब्लम्स भी इंक्रीज़ होती गई हैं। तो बस यूनिट नंबर 1 होता है ख़त्म। अब स्टार्ट करते हैं हम आपका यूनिट नंबर 2, जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग लीडरशिप, ठीक है। अब इसके अंदर आती हैं थीम्स ऑफ लीडरशिप। अब लीडरशिप जो है ना एक बहुत ज़्यादा वाइड कॉन्सेप्ट है और इसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट थीम्स हैं जो हमें ये समझने में मदद करेंगी कि एक इंसान को अच्छा लीडर कैसे बनना होता है। सबसे पहला आता है जिसके अंदर से सबसे पहली थीम आती है पावर एंड इन्फ्लुएंस। तो लीडरशिप का मतलब ये होता है कि आपके पास पावर है,
किस चीज़ की पावर है कि आप सामने वाले जो इंसान है उसके थॉट्स को, उसके एक्शन को और उसके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सको या फिर चेंज कर सको। ठीक है, लीडर जो है वो सिर्फ ऑर्डर नहीं देते, लीडर्स का काम ये नहीं होता कि वो सिर्फ ऑर्डर दें, उनका मेन काम ये भी होता है कि वो सामने वाले को इंस्पायर भी करें और साथ साथ उन लोगों को गाइड भी करें। और लीडर का एक विजन होता है, लीडर का एक गोल होता है। जो अच्छे लीडर होते हैं, जो गुड लीडर होते हैं, उनका एक क्लियर विजन होता है और उन्होंने गोल पहले से ही सेट करके रखे होते हैं। और साथ साथ वो ये करते करते अपनी टीम को भी मोटिवेट करते हैं कि मतलब जो वो कॉमन पर्पस अचीव करना चाह रहे हैं, उनकी टीम भी उनके साथ मिलकर वो कॉमन पर्पस अचीव करे। फिर सी आता है हमारा मोटिवेशन। लीडरशिप जो होती है, लीडरशिप के अंदर आप क्या करते हो, अपनी टीम मेंबर्स को मोटिवेट करते हो, उनको ये समझाते हो कि आपकी नीड्स क्या क्या हैं और आपकी स्ट्रेंथ क्या क्या है। तो ये सब चीज़ें समझाकर आप क्या कर सकते हो, अपनी टीम मेंबर्स को मोटिवेट कर सकते हो। डी आता है हमारा डिसीजन मेकिंग। एक लीडर को जो है, लीडर जो होता है उसके अंदर ये खासियत होती है, वो क्विकली यानी बहुत जल्द डिसीजन ले सकता है, इफेक्टिव अच्छे डिसीजन ले सकता है और फेयर डिसीजन यानी कि किसी के साथ भेदभाव ना हो ऐसे डिसीजन ले सकता है। जब उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा हो ना, तब भी वो कैसे डिसीजन ले सकता है, क्विक, इफेक्टिव एंड फेयर डिसीजन वो ले सकता है। और कम्युनिकेशन, जो लीडर है उसकी क्लियर एंड स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होनी चाहिए, यानी कि जो वो बात बोल रहा है सामने वाले को क्लियरली समझने आनी चाहिए। ठीक है ना, तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं क्या होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि उसको टीम को गाइड करना होता है और उसको सामने वालों के झगड़े भी सुलझाने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए उसकी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल उसके पास होनी चाहिए और क्लियरली वो बोलता हो, ये चीज़ भी उसके अंदर होनी चाहिए। और फिर आती है हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अब एक लीडर जो है रिस्पॉन्सिबल भी होता है अपनी टीम परफॉर्मेंस के लिए, यानी कि अगर उसकी टीम ने गलत परफॉर्म करा या फिर अच्छा परफॉर्म करा तो सब चीज़ों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, उस टीम का लीडर, और वो अकाउंटेबल होगा, चाहे सक्सेस हो, ठीक है, चाहे फेलियर हो। तो टीम की परफॉर्मेंस चाहे सक्सेसफुल हो या चाहे फेलियर हो, उस चीज़ का उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारा लीडर रिस्पॉन्सिबल होता है। अब आती है हमारी अलग अलग थ्योरीज़ ऑफ लीडरशिप। अब टाइम टू टाइम क्या चेंज होता रहा है, क्या होता रहा है कि बहुत सारी थ्योरीज़ डेवलप होती गई हैं कि मतलब कि कौन इंसान एक इफेक्टिव लीडर बनना होता है, कौन क्या होता है। तो यहाँ पर कुछ दी हुई हैं, वो ये नहीं। सबसे पहले आती है ट्रेड थ्योरी। ये जो ट्रेड थ्योरी है ना, ये ट्रेड थ्योरी ये बोलती है कि जो लीडर है ना वो पैदा ही लीडर होते हैं, वो बनाए नहीं जाते, यानी उनके अंदर इनबिल्ट ऐसी क्वालिटी होती हैं जो उनके अंदर बचपन से ही होती हैं, कि मतलब उनके अंदर नेचुरल ट्रेट होते हैं। जैसे कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस उनके अंदर पैदाइशी होता है, उनके अंदर इंटेलिजेंस होती है पैदाइशी, ऑनेस्टी होती है उनके अंदर पैदाइशी, उनके अंदर एक करिश्मा होता है जो कि उनको मतलब पैदा होने से ही अब तक उन लोगों के अंदर होता है, और ये सारी चीज़ें उनके अंदर लाई नहीं जाती। बट ये थ्योरी इग्नोर कर देती है हमारी लर्निंग एंड एक्सपीरियंस को। अब जैसे जैसे इंसान सीखता जाता है और एक्सपीरियंस लेता जाता है तो ये सब चीज़ें हो सकता है उसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग होती जाएँ, तो इस थ्योरी के अंदर इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा जाता। नेक्स्ट आती है हमारी बिहेवियरल थ्योरी। ये क्या बोलती है, लीडरशिप जो है हमारे एक्शन पर बेस्ड होती है, पर्सनैलिटी पर बेस्ड नहीं होती। यानी कि ये किस चीज़ पर फोकस करती है, व्हाट लीडर डू, हाउ दे बिहेव रादर देन व्हाट दे आर। यानी ये किस चीज़ पर फोकस करती है कि एक्चुअली में लीडर कर क्या रहा है, मतलब किस तरीके से वो लोग बिहेव कर रहे हैं, और इस चीज़ पर फोकस नहीं करती कि मतलब वो हैं कौन। तो ये दो टाइप के बिहेवियर हो सकते हैं इसके हिसाब से, एक होता है टास्क ओरिएंटेड और दूसरा हो सकता है पीपल ओरिएंटेड। टास्क ओरिएंटेड बिहेवियर वो बिहेवियर होता है जो कि फोकस करता है सिर्फ गेटिंग द जॉब डन, की मतलब कुछ ना हो बस काम पूरा हो जाए, ऐसा ये होता है हमारा टास्क ओरिएंटेड बिहेवियर। और पीपल ओरिएंटेड बिहेवियर ये होता है कि मतलब काम तो पूरा हो ही हो और साथ साथ उन लोगों के साथ रिलेशनशिप्स भी अच्छे बन जाएं। ठीक है ना, मतलब ये ज़्यादातर काम पर फोकस इसके अंदर नहीं किया जाता है, इसके अंदर अच्छी रिलेशनशिप्स बनाने के ऊपर फोकस किया जाता है। तो आई होप आपको टास्क ओरिएंटेड एंड पीपल ओरिएंटेड समझ में आया होगा। फिर आती है हमारी सिचुएशनल थ्योरी। अब सिचुएशनल थ्योरी क्या कहती है कि अलग अलग सिचुएशन के अंदर जो है ना हमें अलग अलग लीडरशिप की ज़रूरत हो सकती है, और एक अच्छा लीडर वही होता है जो अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अपना स्टाइल चेंज कर ले, ठीक है ना, और हर सिचुएशन के अंदर वो एडेप्ट कर जाए कि जैसी उसको टीम मिले, जैसा उसको टास्क मिले, जैसी उसको सिचुएशन मिले, उस हिसाब से वो अपने आप को अडेप्ट कर ले, वही इंसान क्या कहलाया जाएगा, हमारे गुड लीडर कहलाया जाएगा। नेक्स्ट आती है हमारी ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप थ्योरी। ये इसके अंदर क्या बोलती है, जो लीडर होता है वो इंस्पायर करता है और अपलिफ्ट करता है अपने फॉलोअर्स को।
यानी कि बाय क्रिएटिंग ए स्ट्रॉन्ग विजन एंड हेल्पिंग देम अचीव मोर देन दे थॉट पॉसिबल। यानी कि ये एक अच्छा लीडर क्या होता है, जो अपने लोगों को, अपनी टीम को इंस्पायर करे और अपने फॉलोअर्स को अपलिफ्ट करे, कि उनको एक स्ट्रॉन्ग विजन प्रोवाइड करे वो, है ना, और उन लोगों की हेल्प करे। यानी कि जितना वो सोच सकते थे उससे ज़्यादा उन लोगों की हेल्प करो और उन लोगों को उससे ज़्यादा अचीव करने में उनकी मदद करे। इसके अंदर एग्जाम्पल क्या क्या हो गया, जैसे वो उनको मोटिवेट कर रहा है और उनसे पर्सनल कनेक्शन बिठा रहा है, तो ये इस टाइप की लीडरशिप थ्योरी क्या कहलाई जाएगी, हमारी ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप थ्योरी कहलाई जाएगी। फिर आता है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप थ्योरी। अब इसके अंदर लीडरशिप को गिव एंड टेक प्रोसेस के थ्रू देखा जाता है। इसके अंदर लीडर जो है रिवॉर्ड देता है उन फॉलोअर्स को जिन्होंने परफॉर्मेंस अच्छी करी, और जिनकी परफॉर्मेंस बेकार थी उनको क्या करते हैं, पनिश करते हैं। यानी अगर अच्छा काम करा तो रिवॉर्ड मिलेगा, बुरा काम करा तो पनिशमेंट मिलेगी। तो इस टाइप की लीडरशिप थ्योरी की क्या कहलाई जाती है, ट्रांजैक्शनल लीडरशिप थ्योरी कहलाई जाती है। और ये बहुत ज़्यादा फॉर्मल होती है और बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में ये होती है। फिर आती है हमारी सर्वेंट लीडरशिप। द लीडरशिप्स मेन रोल इज़ टू सर्व द टीम। इसके अंदर क्या होता है, लीडर्स का मेन रोल क्या होता है कि टीम को सर्व करना, उनको ग्रो करने में मदद करना और उनकी नीड्स को फुलफ़िल करने में मदद करना। अब ये किस चीज़ के ऊपर फोकस करती है, एम्पैथी पर, और लीडर अपनी टीम की बात सुने, और ह्यूमिलिटी पर। इन सब चीज़ों पर हमारी सर्वेंट लीडरशिप फोकस करती है। अब टाइपोलॉजीज़ क्या क्या आ गई हमारे लीडरशिप की, यानी कि अलग अलग टाइप्स के हमारे लीडर होते हैं, ठीक है ना। उनका अलग अलग डिफरेंट स्टाइल हो सकता है, अलग अलग टाइप के हमारे लीडर हो सकते हैं कि किस तरीके से वो पूरी टीम को लीड करेंगे। तो देखते हैं किस किस टाइप के हमारे लीडर होते हैं। सबसे पहला आता है ऑथोरिटेरियन, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोक्रेटिक लीडर भी बोलते हैं। ये वो लीडर होता है जो सारे डिसीजन खुद ही लेते हैं, और इनका काम क्या होता है, ऑर्डर देना, और ये चीज़ मानना कि मैंने ऑर्डर दे दिया, अब काम हो जाएगा, बाकी सारे लोग काम कर लेंगे। तो इस टाइप के लीडर क्या कहलाए जाते हैं, ऑटोक्रेटिक लीडर कहलाए जाते हैं। और ये जब क्राइसिस की सिचुएशन आती है, ठीक है ना, और तो उस टाइम के अंदर जो है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप बहुत ज़्यादा काम आती है। बट ये जो है टीम मोरल जो है कम कर सकती है, क्योंकि एक इंसान है वो ऑर्डर चलाया जा रहा है, किसी की सुन नहीं रहा, तो इस चीज़ से क्या हो सकता है, टीम मोरल भी आपका कम हो सकता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारे डेमोक्रेटिक लीडर, या फिर जिनको हम पार्टिसिपेटिव लीडर भी बोल सकते हैं। ये जो है अपनी टीम मेंबर्स को भी अपने साथ इन्वॉल्व करते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर। यानी जब डिसीजन लेंगे ना, तो साथ साथ अपने लोगों का भी ओपिनियन लेंगे। इसके अंदर वो इनकरेज करेंगे कि आप लोग आओ, डिस्कस करो, हमें पर्टिकुलर चीज़ पर डिस्कशन लेना है, और सब लोग अपने फीडबैक दो कि मतलब आपकी क्या राय होनी चाहिए। अब इससे क्या होगा, अगर एक लीडर ऐसा करता है तो उसका ट्रस्ट बनेगा और सब लोग टीम वर्क के अंदर अच्छा काम करेंगे। बट इसके अंदर क्या है, इतने में सब लोग डिसीजन लेने में इतना टाइम लगा देंगे कि हो सकता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए तब तक। फिर आती है लेजर फेयर लीडरशिप। इसके अंदर फुल फ्रीडम दी जाती है टीम मेंबर को डिसीजन लेने की। यानी कि लीडर बोलता है मैं डिसीजन नहीं ले रहा, अब ये आप लोगों के ऊपर बात है, जो डिसीजन लेना है लो। इसके अंदर जो है लीडर कुछ ज़्यादा इंटरफेयर ही नहीं करता। और ये जब जो है हमारी टीम अगर स्किल्ड है, हमारी टीम के लोगों के अंदर, और उन लोगों के पास एक्सपीरियंस है, तब तो लेजर फेयर लीडरशिप काम कर जाएगी। बट अगर डायरेक्शन नहीं है हमारी टीम के अंदर, लैक ऑफ डायरेक्शन है, तो लेजर फेयर लीडरशिप काम करना इम्पॉसिबल हो जाता है ऐसे केसेस के अंदर। फिर आता है करिज्मेटिक लीडर्स। करिज्मेटिक लीडर वो लीडर होते हैं जो अपना चार्म का यूज़ करते हैं या फिर अपनी पर्सनल अपील का यूज़ करते हैं अपने फॉलोअर्स को इंस्पायर करने के लिए, और इनका जो है एक तरीके से स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड बना लेते हैं अपनी टीम के साथ। यानी इनके अंदर एक करिश्मा होता है जिससे इनकी तरफ जो है लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। फिर आते हैं हमारे ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर। ये जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर होते हैं ये लॉन्ग टर्म चेंज के ऊपर फोकस करते हैं या फिर लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करते हैं। ये चाहते हैं, ये लोगों को इंस्पायर करते हैं कि वो लोग जो हैं इम्प्रूव हों या फिर ग्रो हों। उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर उन लोगों की मदद करते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे ट्रांजैक्शनल लीडर। ये डेली टास्क पर फोकस करते हैं, जैसे कि रिवॉर्ड वगैरह, और डेली टास्क, रिवॉर्ड और डिसिप्लिन पर ये लोग क्या करते हैं, फोकस करते हैं। और ये जो रूटीन वर्क के काम होते हैं उसके अंदर ट्रांजैक्शनल लीडर काम आते हैं, या फिर जब स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में कुछ भी काम हो रहा है उसके अंदर भी कौन काम आएंगे, हमारे ट्रांजैक्शनल लीडर्स काम आएंगे। अब पार्टिसिपेशन एंड परफॉर्मेंस आता है। तो लीडरशिप जो है क्लोजली कनेक्टेड है टीम पार्टिसिपेशन और ओवरऑल परफॉर्मेंस के साथ। पार्टिसिपेशन क्या होता है, ठीक है, जो गुड लीडर होते हैं, जो अच्छे लीडर होते हैं, वो अपने
टीम मेंबर को इनकरेज करते हैं कि वो जितने भी चीज़ें हो रही हैं टीम के अंदर उसके अंदर पार्टिसिपेट करें एक्टिवली, ठीक है ना। जितने भी डिस्कशन हो रहे हैं या फिर जितने भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हो रहा है उसके अंदर एक अच्छा लीडर क्या करेगा, अपने टीम मेंबर्स को इनकरेज करेगा कि वो आकर पार्टिसिपेट करें एक्टिवली, यानी कि एक दूसरे के उसके अंदर ओपिनियंस को रिस्पेक्ट किया जाता है और सेंस ऑफ बिलोंगिंग को यहाँ पर प्रमोट किया जाता है। यहाँ पर हायर पार्टिसिपेशन जब होगी, मतलब जब टीम मेंबर आएंगे तो उससे क्या होगा, टीम वर्क हमारा अच्छा होगा और क्रिएटिव सॉल्यूशन हमें मिलेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा परफॉर्मेंस। तो एक लीडर का रोल होता है कि टीम को गाइड करना कि ताकि वो अपने गोल को इफ़ेक्टिवली अचीव कर पाएँ। तो एक जो अच्छा लीडर होगा वो सबसे पहले अपना क्लियर गोल को सेट कर लेगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद लोगों को उनके रोल्स बताएगा और लोगों को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ समझाएगा, और जैसे जैसे उस लोग काम करते रहेंगे, उसके टीम मेंबर्स काम करते रहेंगे, उनको साथ साथ सपोर्ट भी करेगा, उनको फीडबैक भी प्रोवाइड करेगा कि आप लोग ठीक काम कर रहे हो या फिर नहीं कर रहा है, और जो काम अच्छा करेंगे उनको रिवॉर्ड भी प्रोवाइड करेगा। और अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो उस प्रॉब्लम को भी एक अच्छा लीडर सॉल्व करता है। तो अब रिलेशनशिप क्या है हमारे पार्टिसिपेशन एंड परफॉर्मेंस के अंदर। तो जब लोगों को ऐसा लगता है कि उन लोगों को इन्वॉल्व फील कराया जा रहा है तो वो और ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं, जिसकी वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होगा, परफॉर्मेंस बेटर होगी और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी और टीम सेटिस्फैक्शन बना रहेगा। तो लीडरशिप स्टाइल जो है एक बड़ा रोल प्ले करता है ये चीज़ डिसाइड करने के लिए कि पार्टिसिपेशन की कितनी पार्टिसिपेशन अलाउ है और किस तरीके से परफॉर्मेंस मैनेज की जा रही है। तो यूनिट नंबर 2 होता है ख़त्म। अब करते हैं हम आपका यूनिट नंबर 3 को स्टार्ट। यूनिट नंबर 3 है आपका एक्सपेंडिंग पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप ओरिएंटेशन एंड एक्शन। यानी ये जो यूनिट है किस चीज़ पर फोकस कर रहा है कि किस तरीके से कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया जाए और स्ट्रेंथन किया जाए और लीडरशिप स्किल्स को भी इम्प्रूव और स्ट्रेंथन किया जाए, ठीक है, पॉलिटिकल और पब्लिक सेटिंग्स के अंदर। तो करते हैं डेवलपिंग कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप थ्रू रिसर्च। अब इसका मतलब क्या होता है। तो एक अच्छी कम्युनिकेशन करने के लिए या फिर अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए या फिर एक अच्छा लीडर बनने के लिए एक इंसान को क्या करना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी, ऑब्जर्व करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा क्या चीज़ है, क्या चीज़ काम करती है और क्या चीज़ काम नहीं करती। तो रिसर्च जो है एक बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी चीज़ की डेवलपमेंट के अंदर। तो रिसर्च करने के लिए आप पहले तो डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको स्टडी करते हैं। सक्सेसफुल लीडर यानी सक्सेसफुल लीडर क्या होगा, कुछ भी काम करने से पहले उससे रिलेटेड डेटा कलेक्ट करेगा और उसकी स्टडी करेगा और ऑब्जर्व करेगा कि मतलब जब मैंने अलग अलग मैसेजेस प्रोवाइड करे तो अलग अलग लोगों ने किस किस टाइप के मुझे रिस्पॉन्सेज दिए है, ठीक है। तो इस तरीके से वो अपनी कम्युनिकेशन और लीडरशिप स्किल दोनों को इम्प्रूव कर सकता है। तो रिसर्च जो है इम्पॉर्टेंट क्यों है कम्युनिकेशन और लीडरशिप के अंदर। तो ये जो है हमें अपनी ऑडियंस को समझने में, उनके बिहेवियर को समझने में, उनकी नीड्स को समझने में रिसर्च हमारी हेल्प करती है और हमें ये समझने में मदद करती है कि ये जो पब्लिक है इन लोगों के लिए कौन सा कम्युनिकेशन स्टाइल जो है सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ये भी चीज़ शो करती है कि कौन सी लीडरशिप टेक्निक ऐसी है जो अलग अलग सिचुएशंस के अंदर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगी। और ये हमारी पब्लिक स्पीकिंग, मैसेजिंग और डिसीजन मेकिंग पावर को भी इम्प्रूव करती है रिसर्च। अब अलग अलग टाइप की रिसर्च जो है यूज़ की जाती हैं। सबसे पहला आता है क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर आप क्या करते हो, इंटरव्यू लेते हो, केस स्टडीज़ करते हो, फोकस ग्रुप डिस्कशन कराते हो। अब ये जो क्वालिटेटिव रिसर्च है ये हमें किस चीज़ में हेल्प करती है, हमें हेल्प करती है समझने में लोगों के ओपिनियन, उनके एटीट्यूड और उनकी इमोशंस, उनके फीलिंग समझने में क्वालिटेटिव रिसर्च हमारी हेल्प करती है। नेक्स्ट जो आती है वो होती है हमारी क्वान्टिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर क्या क्या चीज़ आएंगी, जैसे सर्वे करना, पोल्स करना, न्यूमेरिकल डेटा निकालना या फिर स्टैटिस्टिक्स करना। तो ये सारी चीज़ें आएंगी हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर। क्वांटिटेटिव रिसर्च हमारी किस चीज़ के अंदर हेल्प करती है, जब हमें अपनी पॉपुलैरिटी को मेजर करना हो, पब्लिक के वोटिंग बिहेवियर को समझना हो या फिर एक मैसेज का इम्पैक्ट क्या हुआ उस चीज़ को समझना हो, तो उसके लिए हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च काम आती है। थर्ड आता है हमारा कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस के अंदर हम इस स्टडी करते हैं किस किस चीज़ की, स्पीचेस की, न्यूज़ आर्टिकल की, सोशल मीडिया पोस्ट की, ताकि हम समझ सकें कि कौन से मैसेज स्टाइल ज़्यादा काम कर रहे हैं या फिर कौन से मैसेज पैटर्न ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं। फिर आता है हमारा ओपिनियन पोल्स एंड सर्वेज।
ये लीडर्स को ये चीज़ समझने के अंदर मदद करते हैं कि जो जनता है, जो पब्लिक है, वो पर्टिकुलर इशू के बारे में या फिर पर्टिकुलर पॉलिसी के बारे में या फिर पर्टिकुलर लीडर के बारे में क्या सोचती है। तो उसके लिए ओपिनियन पोल्स एंड सर्वे काम आते हैं। फिर आता है फीडबैक एंड इवैल्यूएशन। इसका मतलब ये है कि हम लोगों से रिस्पॉन्स कलेक्ट करते हैं। ठीक है, हमने कुछ स्पीच दी, उसके बाद लोगों से रिस्पॉन्स लिया कि आपको स्पीच कैसी लगी, या फिर कैंपेन करी, उसके बाद लोगों से फीडबैक लिया, या फिर कौन से या फिर हमने डिसीजन टू इम्प्रूव फ्यूचर परफॉर्मेंस, ताकि जो हाँ फीडबैक मिले उस हिसाब से हम अपनी परफॉर्मेंस को आगे चल के इम्प्रूव करें। अगर पब्लिक कमियां बताती है तो उस हिसाब से उस पब्लिक को चेंज नहीं करें, उन कमियों को चेंज करें। ठीक है, फीडबैक एंड इवैल्यूएशन। अब आता है किस तरीके से रिसर्च जो है कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करती है। तो रिसर्च के बाद जो है आप अपने मैसेज को क्लियर बना सकते हो, रेलिवेंट बना सकते हो और ऐसा मैसेज बना सकते हो जो आपकी ऑडियंस पर ही फोकस करे। इसके अंदर जितने भी आपके कम्युनिकेशन गैप्स हो चुके थे पिछली बार, उस चीज़ को अवॉइड करो, और जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती हैं उस चीज़ को भी अवॉइड कर सकते हैं। और ये रिसर्च जो है हेल्प करती है लीडर को सही वर्ड्स चूज़ करने में, सही टोन्स चूज़ करने में और सही टाइमिंग चूज़ करने में। और ये किस चीज़ में असिस्ट करती है, साथ साथ मैसेजेस को बनाने के लिए, फ्रेम करने के लिए, स्पेसिफिक यूथ के लिए। यानी आप जब यूथ से बात करोगे तो अलग तरीके से बात करोगे, औरतों से बात करोगे अलग तरीके से बात करोगे, रूरल पीपल से बात करोगे तो अलग तरीके से बात करोगे। तो इस तरीके से रिसर्च जो है हमारी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करती है। अब रिसर्च जो है लीडरशिप को किस तरीके से इम्प्रूव करती है, ये जो है हमारी हेल्प करती है हमारी टीम की स्ट्रेंथ को समझने में कि क्या क्या हमारी स्ट्रेंथ है और क्या क्या हमारी कमियां हैं। ये चीज़ें समझने में हमारी रिसर्च हेल्प करती है, और ये हमें नॉलेज प्रोवाइड कर देती है कि पब्लिक को किस चीज़ की ज़रूरत है और पब्लिक्स की प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो इसके लिए भी हमारी रिसर्च हमारी हेल्प करेगी, और हमारे पास इसके लिए एविडेंस होगा तो उस हिसाब से हम क्या ले पाएंगे, डिसीजन ले पाएंगे। और ये चीज़ भी इनेबल करती है कि जो लीडर्स हैं वो अब आगे क्या होने वाला है उस चीज़ को भी प्रेडिक्ट पहले से कर पाएँ और उस हिसाब से बेटर प्लान बना पाएँ। अब स्ट्रेंथिंग टेक्निक ऑफ कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप आती है, यानी कि ये प्रैक्टिकल वे के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से लीडर जो है कम्युनिकेट करे और लीड करे इफेक्टिवली। तो स्ट्रेंथ और कम्युनिकेशन स्किल क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहला होनी चाहिए क्लियरिटी और सिंप्लिसिटी, यानी क्लियर और सिंपल भाषा का इस्तेमाल करना, कोई जार्गन इस्तेमाल नहीं करना, कोई भी ऐसा वर्ड इस्तेमाल नहीं करना जो सामने वाले को कंफ्यूज कर दे। दूसरा होगा एक्टिव लिसनिंग, यानी एक अच्छी कम्युनिकेशन वही होती है जो टू वेज हो। ठीक है ना, जो लीडर है उसको भी दूसरों के ओपिनियन को, दूसरों के व्यूज़ को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। तीसरा है बॉडी लैंग्वेज, जब भी आप बात कर रहे हो पब्लिक से आई कांटेक्ट बना के रखें, हैंड जेस्चर्स देते रहें, हाथ चलाते रहें, और पोस्चर की किस तरीके से आप खड़े हुए हैं वो चीज़ भी आपकी मैटर करती है जब आप मैसेज डिलीवर कर रहे हो। फिर आती हैं आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स का मतलब होता है कि जब आप पब्लिक के अंदर खड़े हुए हो तो आप उन लोगों से कॉन्फिडेंटली बात करो। जब आपके सामने बहुत बड़ी ऑडियंस है ना, तो उन सब लोगों के सामने बहुत कॉन्फिडेंस से बात करो। जैसे यूज एग्जांपल, जैसे जब बात कर रहे हो आप तो उसके अंदर बात करते करते एग्जांपल्स का इस्तेमाल करो, फैक्ट्स का इस्तेमाल करो और कहानियों का इस्तेमाल करो, ताकि जो है लिसनर जो हैं आपके साथ कनेक्ट हो सकें। मैसेज फ्रेमिंग, यानी कि ऑर्गेनाइज करो अपने थॉट्स को लॉजिकली। ठीक है ना, पहले तो मेन आइडिया से स्टार्ट करो बात को, फिर उसके बाद उसके रीज़न बताओ, और जब एंड करो ना बात तो एक अच्छे कंक्लूजन पर, स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन पर वो बात एंड करो। फिर होता है मीडिया हैंडलिंग, और ये चीज़ें भी सीखो कि किस तरीके से प्रेस से बात की जाती है, या फिर किस तरीके से टीवी पर बात की जाती है, या फिर किस तरीके से सोशल मीडिया एंड इंटरव्यूज़ के अंदर बात की जाती है। और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी सीखें, यानी कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे होता है, ईमेल्स का इस्तेमाल, वर्चुअल मीटिंग किस तरह अटेंड की जाती हैं, और मोबाइल ऐप्स कौन कौन से हमारे कम्युनिकेशन करने के लिए। अब लीडरशिप स्किल को किस तरीके से स्ट्रेंथन करती है। सबसे पहला आता है विजन बिल्डिंग, यानी एक अच्छा लीडर के पास क्या होता है, एक अच्छा विजन होता है और एक अच्छा प्लान होता है जिसको वो अचीव करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। दूसरा आता है टीम मैनेजमेंट, ये चीज़ें सीखता है दूसरे लोगों को सिखाने के लिए, दूसरे लोगों को लीड करने के लिए, दूसरे लोगों को गाइड करने के लिए और मैनेज करने के लिए अपनी टीम को कोऑपरेशन के साथ और इज्जत के साथ। ठीक है, थर्ड आता है डिसीजन मेकिंग। जो लीडर होते हैं वो मैंने बताया क्विक, फेयर एंड स्मार्ट डिसीजन लेते हैं, फैक्ट का इस्तेमाल कर और पब्लिक इंटरेस्ट के हिसाब से। और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का मतलब क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्व करना और टेंशन कम कर देना टीम मेंबर्स के अंदर। ठीक है, या फिर पब्लिक के अंदर टेंशन कम कर देना।
जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर देना। फिफ्थ आता है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी कि अपने इमोशन समझना और साथ साथ सामने वाले की भी फीलिंग समझना, ताकि आप उसको जो भी रिस्पॉन्ड करना है कामली उसको रिस्पॉन्ड कर सको और वाइजली उस चीज़ को भी रिस्पॉन्ड कर सको। अडेप्टिबिलिटी, तो एक अच्छा लीडर जो है अपनी स्ट्रेटजीज चेंज करता रहता है जैसी जिस हिसाब की ज़रूरत होती है। और जो एक अच्छा लीडर होता है वो फ्लेक्सिबल होता है डिफ़िकल्ट सिचुएशन के अंदर, यानी कि वो चीज़ें चेंज करता रहता है जैसे जैसे सिचुएशंस आती हैं। फिर आती है सेवंथ, एथिकल लीडरशिप। एक अच्छा लीडर ऑनेस्ट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, सारी चीज़ें बताता है और रिस्पॉन्सिबल होता है, और वो लोगों का भरोसा जीत चुका होता है अपनी वैल्यूज़ के ही थ्रू। ठीक है। अब यूनिट 4, यूनिट नंबर 3 होता है हमारा ख़त्म। नेक्स्ट आता है हमारा यूनिट नंबर 4, जिसका नाम है एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप, रिसर्च इशू एंड चैलेंजेस। सबसे पहले आता है इसके अंदर रिसर्च कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप थ्रू सर्वे, ओपिनियन पोल एंड एग्जिट पोल। तो सबसे पहले समझते हैं सर्वे रिसर्च होती क्या है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के अंदर। सर्वे रिसर्च एक ऐसा मेथड होता है जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ग्रुप ऑफ पीपल से, जिनको हम सैंपल बोलते हैं ना, उन लोगों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना सर्वे कहलाया जाता है, ताकि हम उनके व्यूज़ को समझ सकें, उनकी चॉइस क्या है, उनका बिहेवियर क्या है। ये चीज़ करने के लिए सर्वे का इस्तेमाल किया जाता है। तो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन और लीडरशिप के अंदर सर्वे जो है हमारी हेल्प करता है ये चीज़ स्टडी करने के लिए कि लोग क्या सोचते हैं पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में, या फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में, या फिर गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस के बारे में, या फिर जो भी सोशल या फिर पॉलिटिकल इशू चल रहा है उस चीज़ के बारे में। तो सर्वे का ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है इलेक्शन के टाइम पर, ठीक है ना, ताकि जो वोटर्स हैं उनकी प्रेफरेंस हमें समझ आ सके कि कितने लोग कहाँ पर कैसा वोट देने जा रहे हैं, और उस हिसाब से हम पहले से ही रिज़ल्ट को प्रिडिक्ट कर सकें। तो ये जो करते हैं हम ये इस टाइप के सर्वे, ये दो तरीके के टूल्स इसके अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। एक होता है ओपिनियन पोल, एक होता है हमारा एग्जिट पोल। तो ओपिनियन पोल क्या होता है? ओपिनियन पोल एक ऐसे टाइप का सर्वे होता है जो एक्चुअल वोटिंग से पहले किया जाता है, ठीक है ना। इसके अंदर हम पहले से ये चीज़ एम करते हैं कि जो है सामने वाले के व्यू को समझ पाएँ, यानी जनरल पब्लिक के व्यू को समझ पाएँ कि उनका पॉलिटिकल पार्टीज से रिलेटेड, या फिर कैंडिडेट से रिलेटेड, या गवर्नमेंट पॉलिसीज से रिलेटेड, या फिर मेजर पॉलिटिकल इश्यूज से रिलेटेड उनका क्या ओपिनियन है। तो ये ओपिनियन समझने के लिए क्या किया जाता है? ओपिनियन पोल किया जाता है। मेन इसका पर्पज़ होता है जब भी हमें किसी पॉलिटिकल लीडर या फिर पॉलिटिकल पार्टी की पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा लगाना हो, उसके लिए हमारा इस्तेमाल किया जाता है ओपिनियन पोल। और जब भी हमें ये चीज़ का आइडिया लगाना हो कि कौन सी पार्टी जो है आने वाले इलेक्शन के अंदर जीतेगी, तब भी किसका इस्तेमाल किया जाता है? ओपिनियन पोल का इस्तेमाल किया जाता है। जब भी लोगों के ओपिनियन को समझना है, ठीक है, कुछ पॉलिटिकल इश्यूज चल रहा है उससे रिलेटेड पब्लिक के ओपिनियन को समझना है, उसके लिए भी हमारा ओपिनियन पोल ही इस्तेमाल किया जाएगा। और जब भी मीडिया हाउसेस की हेल्प करनी हो, पॉलिटिकल एनालिस्ट की हेल्प करनी हो, और पॉलिटिकल पार्टीज़ को प्रिपेयर करना हो इलेक्शन के लिए, तो वो किसका इस्तेमाल करते हैं? पहले ओपिनियन पोल का इस्तेमाल करते हैं। ये किस तरीके से कंडक्ट किए जाते हैं? तो इसके अंदर सबसे पहले ग्रुप ऑफ पीपल चुने जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? एक सैम्पल, यानी एक सैम्पल चूज़ किया जाता है पॉपुलेशन में से, यानी पूरी पॉपुलेशन का सबसे तो पूछ नहीं सकते, तो हम पहले कुछ लोगों से पूछते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? सैम्पल। और उनसे जो है सवाल पूछते हैं हम उनकी वोटिंग इंटेंशन से रिलेटेड, या फिर आपका गवर्नमेंट के ऊपर क्या व्यूज़ हैं, गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस के ऊपर, या फिर जो इशू चल रहा है उसके ऊपर क्या व्यू है, ऐसे सवाल हम उनसे करते हैं। तो जो भी वो रिस्पॉन्सेज देते हैं उन सारे रिस्पॉन्सेज को हम एनालाइज करेंगे और लास्ट के अंदर रिजल्ट देखेंगे कि क्या रिजल्ट आ रहा है, लोगों का झुकाव किस पार्टी की तरफ है, और इसकी कमियां क्या होती हैं। ये कभी भी हो सकता है हमेशा एक्यूरेट ना हो, ठीक है। अगर सैंपल जो है वो फुल पॉपुलेशन को नहीं बताता, हो सकता है कि जहाँ पर आप गए वहाँ सिर्फ सारे बीजेपी सपोर्टर हों, या फिर सारे कांग्रेस सपोर्टर हों, और बाकी दुनिया के अंदर दूसरे कोनों के अंदर सब टाइप के लोग होते हैं, जो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, कोई कांग्रेस को सपोर्ट करेगा। तो हो सकता है जो आपने सैंपल चुना वो ठीक ना चुना हो। और कुछ कुछ ऐसा होता है, समटाइम ये इन्फ्लुएंस हो जाते हैं पॉलिटिकल बायस के ऊपर, और जो है कभी कभी लोग अपने जो उनके ट्रू ओपिनियन है वो नहीं बताते। हमने पूछा आप किसको वोट देंगे, वो बोल रहे हैं कांग्रेस, बट वो किसको देकर आ गए? बीजेपी को देकर आ गए, क्योंकि उनको बताना नहीं था, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या होगा? एक टेलीविज़न चैनल है, उसने सर्वे करा अलग अलग रीजन के अंदर कुछ इलेक्शन से कुछ हफ्ते पहले, और लोगों से पूछा कि मतलब कौन सी पार्टी को आपको पसंद है और आप किस पार्टी के लिए वोट करना चाहते हो। तो जो भी उन्होंने आंसर दिया उस हिसाब से उन्होंने विनिंग पार्टी को डिसाइड कर लिया पहले से कि अब इस साल तो यही पार्टी जीतेगी। अब एग्जिट पोल क्या होता है? एग्जिट पोल एक ऐसा सर्वे होता है जो
वोटिंग के बाद किया जाता है, ठीक है। वोटिंग से पहले ओपिनियन पोल, वोटिंग के बाद एग्जिट पोल। ये जो किया जाता है इलेक्शन के दिन ही किया जाता है, पोलिंग बूथ जहाँ पर लोग वोट दे रहे होते हैं उसके बाहर। इसका मेन पर्पज़ ये होता है कि जब ऑफिशियल काउंटिंग हो हमारे वोट्स की, उससे पहले ही हम इस चीज़ का आइडिया ले लें कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जीतने वाली है। और वोटिंग बिहेवियर जब समझना हो लोगों का, उसके लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, एग्जिट पोल का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद ये चीज़ एनालाइज करने के लिए कि अलग अलग सेक्शन जो है सोसाइटी के, जैसे यूथ किसको वोट दे रहा है, जवान लोग किसको वोट दे रहे हैं, औरतें किसको वोट दे रही हैं, शहरों में कहाँ किसको वोट दिया जा रहा है, गांव के अंदर किसको वोट दिया जा रहा है, ये चीज़ समझने के लिए एग्जिट पोल का इस्तेमाल किया जाता है। और ये चीज़ भी समझने के लिए कि लोगों ने वोट क्यों किया, क्या वजह थी कि इस वजह से कि उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया या फिर बीजेपी को वोट दिया। अब किस तरीके से ये कंडक्ट की जाती है, तो इंटरव्यूअर जो है वो पोलिंग स्टेशन जहाँ पर भी वोट दिए जा रहे हैं उसके बाहर जो है खड़े हुए होते हैं। जैसे ही लोग वोट दे के बाहर निकलते हैं तो वो उनसे पूछते हैं कि आपने किसको वोट करा, ठीक है। मतलब वो फोर्स नहीं करते, जस्ट सवाल पूछते हैं कि माइक आगे लगा कि आपने किसको वोट दिया। फिर उस हिसाब से उनकी डेमोग्राफिक डिटेल्स देख लेते हैं, जैसे अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इनकी एज कितनी होगी, इनका जेंडर कितना होगा, या फिर किस इनकम ग्रुप से वो बिलोंग करते हैं। ये सारी चीज़ें भी उस टाइम पर नोट की जाती है वोटिंग पैटर्न को समझने के लिए। फिर जो भी डेटा उन्होंने कलेक्ट करा उस डेटा को एनालाइज किया जाता है, ठीक है। और जो भी उस चीज़ को एनालाइज करने के बाद रिज़ल्ट निकला वो मीडिया हाउसेज अपने चैनल्स के ऊपर पब्लिश कर देते हैं। अब इसकी लिमिटेशन क्या है, और ये हमेशा जो है ना 100% तो ठीक हो नहीं सकता। हो सकता है जो वोटर बाहर निकला है वो उसने झूठ बोला हो, या फिर हो सकता है वो उसने जवाब ही ना दिया हो, सीधा निकल गया हो। और जो आप जो चूज़ कर रहे हो ये लिमिटेड सैंपल है और ये हर वोटर को नहीं दिखाता, ठीक है। अब हो सकता है आपने 10 लोगों से पूछा, 10 में से 6 ने बोला बीजेपी, 4 ने बोला कांग्रेस, ठीक है। बट एक्चुअली में क्या हुआ, वहाँ पर हज़ारों लोग थे जिसके अंदर ज़्यादा वोट दूसरी पार्टी को चलेगा। तो ये चीज़ उल्टे भी हो सकती है, ठीक है। हो सकता है ये चीज़ वर्क ना करे। तो जब वोटिंग हो गई तो जनरल फॉर एग्जांपल क्या दे रखा है कि एक वोटिंग हो चुकी जनरल इलेक्शन की, तो न्यूज़ एजेंसी के इंटरव्यूअर्स ने क्या करा, वोटर जो बाहर आ रहा है तो उसके अंदर से 100 लोगों का मतलब रिस्पांस ले लिया कि आपने किसको वोट दिया, किसको नहीं दिया। फिर उस हिसाब से बता दिया कि अब की बार ये पार्टी जीतने वाली है। अब एग्जामिनिंग कॉन्टेम्प्ररी इशू एंड चैलेंजेस इन कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप, ठीक है ना। ये जो टॉपिक है किससे बताता है हमारे कि आज के टाइम में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं जो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के अंदर फेस किए जा रहे हैं, ठीक है। तो चैलेंजेस क्या क्या हैं पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के अंदर। सबसे पहले तो मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज़, यानी कि जो झूठी इन्फॉर्मेशन होती हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत आसानी से फैलाई जा सकती हैं। और ये बहुत बार ऐसा होता है कि गलत इन्फॉर्मेशन या फिर मिसलीडिंग कॉन्टेक्ट जो है वो वोटर्स को भी इन्फ्लुएंस कर देता है। तो ये क्या होता है, एक तरीके से ट्रस्ट का, भरोसे का डैमेज है, यानी कि भरोसा टूट जाता है एक इंसान का उसकी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर से, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा हो सकती है। और उसके बाद आता है बायस्ड मीडिया। कुछ मीडिया आउटलेट ऐसे होते हैं जो सिर्फ पर्टिकुलर पार्टीज़ या फिर लीडर्स को ही सपोर्ट करते हैं, जो कि बिकी हुई मीडिया होती है, ठीक है ना। जो मतलब एक ही पार्टी की मतलब तारीफ़ करते रहेंगे, वन साइडेड रिपोर्टिंग करते रहेंगे, और जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी सच है, उन चीज़ों को छुपाएंगे और अनफेयर रिप्रेजेंटेशन करते हैं, यानी कि जो सच्चाई है वो नहीं दिखाएंगे, बस एक पॉलिटिकल लीडर या फिर एक पॉलिटिकल पार्टी को अच्छा दिखाते रहेंगे। फिर थर्ड आता है हमारा सोशल मीडिया मैनिपुलेशन, यानी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और जो लीडर हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो पब्लिक के ओपिनियन को कंट्रोल कर सकें। और कुछ ऐसा कभी वो ऐसा करते हैं, या तो फेक अकाउंट्स बना लेंगे या फिर बोर्ड्स बना लेंगे जो है पब्लिक को इन्फ्लुएंस करेंगे, और मतलब ट्रुथफुल इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए वो फेक अकाउंट्स भी बनाते हैं। अब लैक ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस आती है, यानी कि बहुत सारे एरिया इंडिया के अंदर आज भी रहते हैं जिनके पास नॉलेज नहीं है पॉलिटिक्स से रिलेटेड, लीडर से रिलेटेड, गवर्नमेंट पॉलिसी से रिलेटेड, जिसकी वजह से उनका वोटिंग डिसीजन अफेक्ट किया जा सकता है। पोलराइजेशन, कभी कभी कम्युनिकेशन जो है बढ़ जाती है, मतलब पॉलिटिकल हेट्रेड बढ़ा देती है, यानी कि नफ़रत बढ़ा देती है लोगों के दिलों में डिफरेंट ग्रुप से रिलेटेड, यानी कि अस वर्सेस देम, यानी कि मैं अलग हूँ, सामने वाला अलग है। यानी कि ये कभी कभी भड़कावे वाली वो दे देते हैं स्पीचेस, जिसके अंदर वो आपको अच्छा बोलेंगे और बोलेंगे सामने वाला जो इसका जो रिलीजन है, जो कास्ट है, वो लोग बेकार हैं, आप हमारी ही पार्टी को वोट दें। तो ऐसे करना क्या कहलाया जाएगा, पॉलिटिकल पोलराइजेशन कहलाया जाएगा। यानी कि जब एक नेता मतलब लोगों को बांटे, ठीक है ना, हेट्रेड फैलाए, वो किस चीज़ के अंदर आएगा, हमारा पोलराइजेशन के अंदर इंक्लूड किया जाएगा।
ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर क्या क्या होनी चाहिए, आपकी हेल्दी डिबेट होनी चाहिए, कभी भी हेटरेड नहीं फैलानी चाहिए। चैलेंजेस क्या क्या हैं पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर? सबसे पहले तो लॉस ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, यानी जब भी अगर स्कैंडल हो गया, करप्शन हो गया, या फिर किसी ने अगर झूठा वादा कर दिया, तो इससे क्या होगा, वो इंसान जो है, वो लीडर जो है, पब्लिक का जो है, वो पॉलिटिकल लीडर जो है, पब्लिक का भरोसा खो देगा अगर वो किसी स्कैंडल, करप्शन या फिर फॉल्स प्रॉमिस के अंदर फंस गया। दूसरा होगा वीक अकाउंटेबिलिटी। लीडर जो है वो कभी कभी अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, ठीक है। अगर कुछ बेकार चीज़ हो गई, पुअर परफॉर्मेंस हो गई, या फिर जो वादा था जो उन्होंने पूरा नहीं किया, तो उसके ऊपर, उस चीज़ की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर नहीं लेते, जिसकी वजह से हमारी डेमोक्रेसी क्या होती जा रही है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही है। और ये किस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं? पर्सनैलिटी पर फोकस करते हैं पॉलिसीज से ज़्यादा। यानी कि आज के टाइम में मॉडर्न पॉलिटिकल कम्युनिकेशन जो है वो किस चीज़ पर फोकस कर रही है? पर्सनैलिटी को अच्छा करने में, यानी कि लीडर की इमेज को अच्छा करने में। वो पॉलिसीज़ को अच्छा करने में या फिर परफॉर्मेंस को अच्छा करने में फोकस नहीं कर रही कि काम अच्छा हो ना हो, लीडर की जो है इमेज अच्छी हो जाए पब्लिक की नज़र में। यानी कि पर्सनैलिटी ओवर पॉलिसी यहाँ पर की जा रही है आज के टाइम में। शॉर्ट टर्म फोकस, यानी जो लीडर हैं वो शॉर्ट टर्म पॉपुलैरिटी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। वो बोलते हैं अभी अभी मुझे पॉपुलैरिटी मिल जाए, बाद में जो होगा देखा जाएगा। यानी कि लॉन्ग टर्म नेशनल इंटरेस्ट का वो नहीं ध्यान रख रहा है। वो जब भी इलेक्शन आते हैं वो अपनी पॉपुलैरिटी करने में लग जाते हैं। और ये पांचवा जो पॉइंट आता है, मैनेजिंग डाइवर्स पब्लिक डिमांड। यानी कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, अलग अलग टाइप के लोग हैं, सबकी अलग अलग ज़रूरतें हैं, सबकी अलग अलग एक्सपेक्टेशन है। तो इन सब चीज़ों को बैलेंस करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज के टाइम में किसी भी लीडर के लिए। तो यूनिट नंबर 4 होता है ख़त्म। अगर आप यहाँ तक आ गए हो, 40 मिनट तो हो ही चुके हैं, तो अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप लोग किस चीज़ के लिए रुके हैं? कर दीजिए सब्सक्राइब, ठीक है ना। तो करते हैं यूनिट 5 को स्टार्ट। एग्जीक्यूटिंग पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप, एम्पेरिकल एंड प्रोफेशनल इम्प्लीकेशन। यूनिट नंबर 5, ठीक है। एग्जीक्यूटिंग पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप, एम्पेरिकल एंड प्रोफेशनल इम्प्लीकेशन। यानी कि सेफोलॉजी इसके अंदर आता है सबसे पहले, आर्ट एंड वोकेशन। अब सेफोलॉजी होता क्या है? तो सेफोलॉजी जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से आया है, सेफोस से, यानी कि जिसका मतलब होता है पेबल, यानी कि पत्थर। तो पुराने टाइम के अंदर जो है वोटिंग के लिए क्या इस्तेमाल किए जाते थे? पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था। तो सेफोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है इलेक्शन की, वोटिंग पैटर्न समझने की और पब्लिक ओपिनियन समझने की। इसके अंदर आप डेटा कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं डेटा किस चीज़ से रिलेटेड, इलेक्शन से रिलेटेड, ताकि आप ये चीज़ समझ सकें कि लोग किसको वोट करने वाले हैं और वो जो वोट कर रहे हैं वो किस वजह से वोट कर रहे हैं। अब सेफोलॉजी जो है हमारी एक आर्ट है। सेफोलॉजी आर्ट इस वजह से है क्योंकि इसके अंदर आपको क्या चाहिए होता है? एक्सपीरियंस चाहिए होता है सेफोलॉजी करने के लिए, स्किल्स चाहिए, जजमेंट स्किल्स चाहिए। तो ये क्या है? हमारी आर्ट है। तो एक सेफोलॉजिस्ट जो होता है तो उसको जो है ये चीज़ समझनी आनी चाहिए किस तरीके से जो है लाइंस ऑफ डेटा को रीड किया जाता है। और इसके अंदर आप रिज़ल्ट को भी आप पहले से ही प्रेडिक्ट करते हैं और वोटिंग बिहेवियर किस तरीके से चेंज हुआ है ये चीज़ भी आप समझते हैं और पॉलिटिकल ट्रेंड्स को भी एनालाइज करते हैं। तो इस वजह से ये क्या है? हमारे लिए आर्ट है और साथ साथ वोकेशन भी है, यानी कि ये करियर और प्रोफेशन दोनों हो सकता है। सेफोलॉजी को प्रोफेशन भी माना जाता है जब जो है लोग न्यूज़ चैनल के अंदर ये चीज़ कर रहे हैं या फिर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेफोलॉजी कर रहे हैं, जब पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर सेफोलॉजी की जा रही है, फिर सर्वे एजेंसीज़ के अंदर सेफोलॉजी की जा रही है। तो ये हमारे किस चीज़ के अंदर इंक्लूड हो जाएगा? करियर या फिर प्रोफेशन के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। इसके अंदर जैसे ओपिनियन पोल कर रहा हो आप, एग्जिट पोल कर रहा हो, वोटर बिहेवियर स्टडी कर रहा हो, कैंपेन एनालिसिस कर रहा हो, तो ये सब चीज़ें सेफोलॉजी के अंदर ही इंक्लूड होंगी। और जब आप पॉलिटिशियंस को एडवाइस कर रहे हो और पार्टीज़ को एडवाइस कर रहे हो कि किस तरीके से आप अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज़ को अच्छा करो ताकि आप लोग जो है अपना इलेक्शन जीत सको, तो ये जो है एक तरीके का करियर भी, आप इसके अंदर सेफोलॉजी के अंदर अपना करियर भी बना सकते हैं। तो एक सेफोलॉजिस्ट करता क्या है? सेफोलॉजिस्ट जो है क्वेश्चनर बनाता है सर्वे करने के लिए और डेटा कलेक्ट करता है अलग अलग जगहों से और अलग अलग वोटर ग्रुप से, और स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करता है और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता है उस डेटा को एनालाइज करने के लिए, उस डेटा को समझने के लिए। और ये चीज़ प्रेडिक्ट करता है कि कौन सी पार्टी ऐसी है, फिर कौन सा कैंडिडेट ऐसा है जो इस इलेक्शन को जीतने वाला है। और ये चीज़, और ये जो ये एक सेफोलॉजिस्ट है वो ये भी एक्सप्लेन करता है कि ये जो पार्टी हारी है उस पार्टी के हारने के पीछे की वजह क्या है, या फिर ये जो पार्टी जीती है इलेक्शन में इस पार्टी के जीतने की
वजह क्या है। तो सेफोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको क्या क्या स्किल आनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको स्ट्रॉन्ग नॉलेज होनी चाहिए पॉलिटिक्स और इलेक्शंस दोनों चीज़ों से रिलेटेड। आपको डेटा एनालिसिस टूल जैसे SPSS जो होता है, एक्सेल होता है, पाइथन होता है, R होता है, ये सारी चीज़ें आपको चलानी आनी चाहिए। आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए ताकि जो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा है आपको अपने पॉलिटिकल लीडर को बहुत आसान लैंग्वेज के अंदर समझा दो। क्रिटिकल थिंकिंग एंड ऑब्जर्वेशन की भी इसके अंदर स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब इम्पोर्टेंस क्या है हमारी सेफोलॉजी की। इम्पोर्टेंस ये है कि हमारी पब्लिक और मीडिया को समझने में मदद करती है, इलेक्शन ट्रेंड को समझने में मदद करती है, ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज़ करती है डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर, और साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी असिस्ट करती है ताकि वो अपनी कम्युनिकेशंस को इम्प्रूव कर पाए और वोटर की आउटरीच को बढ़ा पाएँ। अब करियर ऑप्शन क्या है हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन के अंदर। तो पॉलिटिकल लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन के अंदर बहुत सारी आपको करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, ठीक है ना, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी और प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी। तो ये जो करियर होते हैं ये बेस्ड होते हैं आपकी एबिलिटी पर कि किस तरीके से आप पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, आप अपने मैसेज को कम्युनिकेट कर रहे हो और आप किस तरीके से पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज़ को गाइड कर रहे हो। तो करियर क्या क्या होंगे हमारे पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के अंदर। आप पॉलिटिकल एनालिस्ट बन सकते हो, यानी कि जो इनका काम क्या होता है, ये पॉलिटिकल इवेंट को स्टडी करते हैं, पॉलिसीज़ को स्टडी करते हैं और ट्रेंड को समझते हैं, और ये न्यूज़ चैनल के साथ काम करते हैं, थिंक टैंक्स के साथ काम करते हैं और साथ साथ एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के साथ भी काम करते हैं। दूसरा आता है पॉलिटिकल कंसल्टेंट, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को एडवाइस करते हैं या फिर कैंडिडेट को एडवाइस करते हैं कि किस तरीके से इलेक्शन कैंपेन करानी चाहिए या फिर स्पीचेस देनी चाहिए और पब्लिक इमेज अपनी अच्छी करनी चाहिए। तीसरा आ गया आपका पब्लिक रिलेशनशिप यानी PR स्पेशलिस्ट जो होते हैं, ये जो है आपकी कम्युनिकेशन को मैनेज करने की किस तरीके से एक पॉलिटिकल लीडर और पब्लिक या फिर मीडिया के बीच में कम्युनिकेशन होनी चाहिए। ये जितने भी प्रेस रिलीज़ होते हैं उसके लिए पॉलिटिकल लीडर को तैयार करते हैं, क्राइसिस हैंडल करने के लिए तैयार करते हैं और पॉलिटिकल लीडर की इमेज को मैनेज करने का ये लोग काम करते हैं। फोर्थ होगा मीडिया एडवाइज़र, ये जो है लीडर की हेल्प करते हैं जितने भी मीडिया इंटरव्यूज़ हैं उनको हैंडल करने में और अपनी प्रेजेंस बनाने में टेलीविज़न और सोशल मीडिया के ऊपर। फिफ्थ आ गया पॉलिटिकल कैंपेन मैनेजर। पॉलिटिकल कैंपेन मैनेजर जो है ये इलेक्शन कैंपेन को प्लान करते हैं और चलाते हैं, यानी ये सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट करते हैं कि किस तरीके से हमारी मार्केटिंग की जाएगी, आउटरीच किस तरीके से बढ़ानी है, वॉलंटियर्स कौन कौन होगा, ये सारी चीज़ें मैनेज करना किसका काम होता है, पॉलिटिकल कैंपेन मैनेजर का हमारा काम होता है। नेक्स्ट आता है हमारा सर्वे रिसर्चर, ये ओपिनियन पोल और आउटर सर्वेज जितने भी होते हैं ये हमारे सर्वे रिसर्चर कंडक्ट करते हैं। ये डेटा को एनालाइज करते हैं और ये चीज़ समझने में मदद करते हैं कि वोटर का बिहेवियर क्या रहने वाला है अब आने वाले इलेक्शन के अंदर। नेक्स्ट होता है हमारा डिजिटल मीडिया मैनेजर या फिर सोशल मीडिया स्ट्रेटजिस्ट भी जिसको बोला जाता है। ये जितनी भी ऑनलाइन कैंपेन हमारी हो रही हैं या फिर सोशल मीडिया पर जो भी पोस्ट डालनी है, फिर डिजिटल कंटेंट जानना है पॉलिटिकल लीडर या फिर पार्टी से रिलेटेड, तो ये कौन डालता है, हमारा डिजिटल मीडिया मैनेजर या फिर सोशल मीडिया स्ट्रेटजिस्ट डालते हैं। अब करियर क्या है हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर, आप या तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हो यानी MLA MP काउंसिलर आप बन सकते हो। आप डायरेक्टली इसके थ्रू गवर्नेंस और लॉ मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। दूसरा या तो पार्टी वर्कर बन जाओ या ऑर्गेनाइज़र बन जाओ, यानी कि ग्रास रूट लेवल पर जो लोग काम करते हैं यानी कि जो पार्टी को सपोर्ट करते हैं, जो पार्टी का सपोर्ट बढ़ाते हैं, वो पार्टी वर्कर या फिर ऑर्गेनाइज़र आपके कहलाए जाते हैं। थर्ड होगा आप पॉलिसी एडवाइज़र भी बन सकते हो, यानी कि जो गवर्नमेंट को एडवाइस देते हैं या फिर मिनिस्टर्स को एडवाइस देते हैं किसी भी पॉलिसी से रिलेटेड मैटर पर, वो पॉलिसी एडवाइज़र आपके होते हैं। थिंक टैंक मेंबर, यानी ये पॉलिसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं एविडेंस बेस्ड आइडियाज़ के थ्रू। अब क्या क्या स्किल्स चाहिए इन करियर के अंदर। सबसे पहले तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, वर्बल भी और साथ साथ रिटर्न भी। आपको पॉलिटिकल सिस्टम की समझ हो और पॉलिटिकल गवर्नेंस की आपको समझ हो और आपको पब्लिक के ओपिनियन को, आपके अंदर ये चीज़ एबिलिटी हो, आप डेटा को एनालाइज कर सको और पब्लिक ओपिनियन को भी एनालाइज कर सको और समझ सको। और आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए और जितनी भी कैंपेन्स होती हैं फिर जो भी हमारी टीम है उसको मैनेज करने की एबिलिटी भी आप लोगों के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो बस ख़त्म हो गया आज की वीडियो। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बगैर मत जाइएगा। ठीक है, अब यहाँ तक आ गए हो तो कर ही दो और जिसको भी नोट्स परचेज़ करने हैं
मैं बार बार बताता हूँ, ₹99 के नोट्स हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ पर क्लिक करेंगे, मैसेज खुल जाएगा, आप वहाँ जाकर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। और मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा। सो दैट इज़ ऑल। बस सब्सक्राइब कर दीजिएगा जाने से पहले, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और जो भी अब आपका VAC का एग्ज़ाम होगा उसका नीचे कमेंट में बता दो कौन सा भी है अब आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम, उसकी भी आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी।